हेलो गाइस, सीए फाइनल का एज यू नो एससीएमपी का आरटीपी आ चुका है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ जो भी इस आरटीपी के स्पेशलिटीज़ हैं। जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 21 या उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये आरटीपी देखना बहुत ही ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्ज़ाम टर्म ड्यू। आरटीपी से इंस्टीट्यूट जो नए नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करता है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके एग्ज़ाम में आ ही जाता है। ऑल राइट गाइज, सो गुड न्यूज़ ये है कि इस आरटीपी में इन टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 11 क्वेश्चंस है। तो ये गुड न्यूज़ है क्या सर? नहीं, ये गुड न्यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। आउट ऑफ 11 गुड न्यूज़ ये है कि 8 क्वेश्चन जो है वो पहले के ही हैं। 8 क्वेश्चंस आर रिपीट। ओके, वो पहले के ही हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं आया है, कॉपी पेस्ट हुआ है। तो ऑफ कोर्स इस सेशन में हम लोग उन क्वेश्चंस पे कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। जो 3 क्वेश्चन नए आए हैं, 3 क्वेश्चंस नए आए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन मेरे नज़र में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अ डिफरेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्फेसिस दे के करने का बनता है, मतलब मेमोरी में सजाना पड़ेगा। और बाकी 2 क्वेश्चन जो है वो इजी क्वेश्चन है। अगर वो आपको नहीं भी दिए होते और डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में पूछ लिए जाते तो भी शायद आप उसको पूरा सही सही बना लेते। 2 क्वेश्चन्स आया है जो इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली प्रेशर खाली एक ही क्वेश्चन का है, इसलिए ये गुड न्यूज़ है कि 11 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा जोर लगा के समझने का ज़रूरत है। तो आज इस सेशन में हम लोग अभी फटाफट ये तीनों क्वेश्चन कर लेंगे और हम अप टू डेट हो जाएंगे। राइट, ये अप टू डेट सर कब होना चाहिए? ऑफ कोर्स जब एग्ज़ाम आ रहा है तब। और दूसरा सबसे अच्छा क्या होता है, प्रोएक्टिव चलें कि जैसे जैसे हमारा कोई वीडियो आया वैसे वैसे अप टू डेट हो जाएं। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे हम एज यू नो आपको हर पेपर रिव्यू को अपडेट कराते रहते हैं। एग्ज़ाम के पहले अगर सब इकट्ठा करोगे तो बहुत सारा जमा हो जाता है। जैसे जैसे आते जाए वैसे वैसे करते जाने से आधा 1 घंटा 2 घंटा समय लगता है, बट पता नहीं चलता वो समय कैसे एडजस्ट हो जाता है। एंड देन बाय द टाइम एग्ज़ाम कम्स यू आर अप टू डेट। सो आप देखिए, नटी बाइट्स वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, ये पहले भी किया हुआ है। एलर्जी वाला क्वेश्चन याद है? यस। तो अब आप आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। जो एक नया क्वेश्चन है जो ध्यान देके करने का वो यही वाला, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड। सो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको सिनेरियो पढ़ के पहचानना है कि लाइफ साइकिल स्टेज यहाँ पे कौन सा है, उसके बाद प्रूव करना है कि वो स्टेज आपको क्यों लग रहा है। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि पहचानना एक खाली काम नहीं है, उसके बाद प्रूफ भी करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको क्यों लग रहा है कि ये वाला स्टेज है। और दूसरा, जैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करने का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके लिए हम लोग बोलते थे अभी तक R&D करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बट और भी तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है जो इस क्वेश्चन में आएगा, वो होता है रिफर्बिश। रिफर्बिश मतलब होता है जैसे कि पुराने गैजेट्स को आप अपने फैक्ट्री में मंगा लेते हो कस्टमर से बाय गिविंग देम सम काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफर्स, और एक्सचेंज ऑफर देने के बाद आपके पास जो पुराना आता है आप उसका सारा पार्ट्स खोल के किसी नए में यूज़ कर लेते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज रिफर्बिशिंग। या फिर उस पुराना का ही पर्टिकुलर पार्ट्स वगैरह को चेंज वेंज करके जो ख़राब हो गया या आउटडेटेड हो गया है उसको बदल के उसी को एक नया फ़ोन जैसा या नया गैजेट जैसा बना देते हो। दैट इज़ रिफर्बिश। उससे क्या होता है, प्रोडक्ट के पीछे खर्चा कम करके उस प्रोडक्ट को वापस ज़िंदा किया जाता है। और एक होता है रिसाइकल करना। रिसाइकल करने में प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंड नहीं होता है, बट रिसाइकल करने से जो कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे गला के वापस कुछ और आप बना सकते हो। तो उससे आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे होते हो नया प्रोडक्ट का, उसका कॉस्ट कम हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो सकता है। दैट इज़ द एडवांटेज।
सो यहाँ पे इसी दो मुद्दे पे बात किया गया है। आइए अब पढ़ते हैं। Cellwell Technologies Limited is a manufacturer of mobile phones. It has been an established player in the market, having launched various cell phone models in the last 10 years. With the preference for usage of cell phones increasing, the company has grown rapidly since inception. Since last 2 years, sales have been increasing but at a slower rate. देखो क्या बोल रहा है? With preference of usage of cell phone increasing, the company has grown rapidly since inception. Since last 2 years, sales have been increasing but at a slower rate. Competition has increased and hence sales growth has been slowing down. ये जो लाइन लिख रहा है इससे आपको क्लिक कर जाना चाहिए। कौन सा स्टेज में है? इंट्रोडक्शन स्टेज में है कि मैच्योरिटी स्टेज में है कि ग्रोथ स्टेज में है कि डिक्लाइन स्टेज में है? ठीक है, सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है तो डिक्लाइन नहीं हो सकता। डिक्लाइन में सेल्स डिक्रीज करने लग जाता है। सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पे तो ग्रोथ होगा या फिर मैच्योरिटी होगा, बट ग्रोथ फेज में जब इंक्रीज हो रहा होता है तो वो हायर रेट पे इंक्रीज हो रहा होता है या स्लोअर रेट पे इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए समझ में आ रहा है ये मैच्योरिटी स्टेज पे है। Cellwell Technologies plan to introduce a new smartphone model called XXX21. The company's research and development team has come up with an additional feature for this cell phone model. This feature will periodically inform the customer using the cell phone regarding any software update required for the model. तो क्या क्या फीचर डाला है इसमें? सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। By installing these updates, many existing bugs in the software model and security issues to the software can be fixed. This process can be executed remotely with the help of new technology that the research and development team has developed. This improves the cell phone performance. ये performance improve कर देगा and keeps it running smoothly. It improves compatibility of the software with that used in other applications and devices. Compatibility बढ़ा देगा. It also enhances customer experience as the software update will bring out new software features like newest emotions, updated dictionary that can be used by the customer. Consequently, the general utility of the cell phone life will improve by almost a year. ये देखो ये क्या लिख दिया, इसी को बोलते हैं लाइफ एक्सटेंशन। नॉर्मली हम लोग R&D करके लाइफ एक्सटेंशन करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। R&D किया हमने और उससे लाइफ को एक्सटेंड करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। देयर विल बी लेस कंप्लेंट्स ड्यू टू परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज। R&D करने से हमेशा प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ता है। जैसे कभी कभी जनरल क्वेश्चन आ जाए ना कि हाउ टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, तो उसका जवाब होता है कि R&D करके आप उसमें नया यूटिलिटी डालिए। द बिजनेस डेवलपमेंट टीम हैज़ कम अप विद अ प्रपोजल फॉर सेल्स प्रमोशन। बिजनेस डेवलपमेंट टीम क्या सोच रहा है? सेल्स प्रमोशन करने का सोच रहा है। कैसे सोच रहा है? As per this proposal, customers can trade in older model of their cell phone in order to buy the latest XXX21. ट्रेड इन का मतलब होता है एक्सचेंज करा लेना। कैन ट्रेड इन माने एक्सचेंज। ये एक बिजनेस डेवलपमेंट टीम एक नया जमाना का शब्द है टू बेसिकली रिप्रेजेंट द सेल्स टीम। सेल्स टीम को हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट टीम भी बुलाते हैं, ठीक है। सेल्स टीम को हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट टीम भी बुलाते हैं। सो उन्होंने एक आइडिया निकाला है कि पुराना मॉडल को एक्सचेंज करा के कोई नया मॉडल ले जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। बात तो बहुत अच्छा है। ड्यू टू द ट्रेड द कस्टमर्स कैन बाय द लेटेस्ट मॉडल XXX21 एट अ सब्सटैंशियल डिस्काउंट। After discussion with the research and development team, they conclude that this would have an additional advantage. Cellwell Technologies can refurbish, repair and renovate. Refurbish का मतलब क्या? Repair and renovate these older models and resell them in the market at a substantially low price. तो जो पुराना फ़ोन हमारे पास आएगा हम उसको रिपेयर रिनोवेट कर देंगे और उसको भी बेचेंगे। Typically, students or customers in the lower income groups who look for cheaper models may find this offer interesting. This creates a new market space for the company to target. Those older cell phones traded in that cannot be refurbished or are beyond repair or use
कैन बी रिसाइकल्ड, क्या तो रिफर्बिश करेंगे, देखो यहाँ पे केस दिया हुआ ना, पुराना आते ही उसको बेच देंगे। और दूसरा, अगर नहीं रिफर्बिश हो सकता है तो हम लोग उसको रिसाइकल करेंगे। वेरियस पार्ट्स ऑफ दीज फोन्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड फिटेड इनटू द न्यू सेल फोन मॉडल्स दैट आर बीइंग मेड। कुछ कुछ पार्ट तो यूज़ हो जाएगा। और एनी सेल फोन मॉडल कंटेन्स वेरियस प्रीशियस metals like gold, copper, platinum, as also rare earth metals like neodymium, terbium, to name a few. These are difficult to obtain and need to be mined out of the earth, causing huge damage to the environment. With the demand for cell phones slated to increase, the need for these materials is going to increase as well. Therefore, if these materials can be extracted from old cell phones that would otherwise have been disposed of into landfill, it would benefit the environment while providing an alternate source of material procurement. सब सेल फोन में ये सब वाकई में यूज़ होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं environmental impact कम हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, it would benefit the environment while providing an alternate source of material procurement. Since billions of cell phones are used globally, every small measure makes an impact. With increasing awareness about environmental hazards, such a proposal is likely to find support among customers. It is also helpful to improve the company's brand image. ये सब लाइन से पढ़ के क्या लग रहा है ना कि अरे बाप रे बाप, हो सकता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग घुसा दे इसके साथ, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ है। बोथ proposals to introduce software upgrade feature, एक proposal है software upgrade feature in the cell phone, as well as trade-in sales promotion offer are unique, as no other competitor has such features in their products or have had such offers yet. तो ये हम लोग के लिए एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है, कंपटीशन के एंगल से अगर हम सोचें तो हमारे लिए एक बेनिफिट भी है। रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लाइफ साइकिल फेज ऑफ सेलवेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विथ रेफरेंस टू द केस फैक्ट्स। फिर बोल रहा है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन टू अलाउ ट्रेड इन of the company's older cell phone models on the product life cycle of such models. तो क्वेश्चन में दो चीज पूछा आपसे, लाइफ साइकिल फेज बताओ और जस्टिफाई करो विथ रेफरेंस टू द केस फैक्ट्स। दूसरा सवाल पूछा है कि आप इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन बताओ, क्या चीज़ का, अलाउइंग ट्रेड इन ऑफ कंपनीज ओल्डर सेल फोन मॉडल्स ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इम्पैक्ट किसके ऊपर बताओ, ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये डिस्कस करके आपको समझाना है। देखो पहला पार्ट में मैं एकदम आपको हल्का में एक बार समझा देता हूँ। आइडेंटिफाई करना है मतलब आपको बस बताना है फेज़ कौन सा है। तो पहला पैराग्राफ में जो एविडेंस था उससे समझ में आया था मैच्योरिटी फेज़ है, ठीक है। तो मैच्योरिटी फेज़ कहाँ से पता चला, वो पहला पैराग्राफ को ये कोट करना पड़ेगा, बट ये जस्टिफाई नहीं हुआ, जस्टिफिकेशन में और लिखना पड़ेगा। यही बस इसका ट्रिक था। मेरे को जो लगा कि एक बच्चा जब इसको लिखने जाएगा ना तो मार्क्स देखेगा, जैसे 2 मार्क का है ना, तो 2 मार्क के लिए तो आप इतना सही लिखोगे, ये कारण से देखो ऐसा ऐसा है। बट इसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला पार्ट आपका 6 मार्क का आ गया फॉर एग्जांपल, तो आपको और लिखना पड़ेगा, आप खाली इतना सा तो नहीं लिख सकते। तो जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स विद रेफरेंस टू केस फैक्ट्स में और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि कंपनी मैच्योरिटी फेज़ में है। मैच्योरिटी फेज़ के कुछ स्ट्रेटजीज़ होते थे कि हम लोगों को प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। हम लोगों को, आपको याद आ रहा है इंस्टीट्यूट मैट में, मैं एक बार दिखाऊं आपको, आप बोलेंगे तो आई कैन ओपन फॉर यू। कुछ ऐसे रिलेट करवा रहे, देखो कि कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कुछ बना के लिख सकते हो। जैसे ये आपका इंस्टीट्यूट मैट है, ओके, इंस्टीट्यूट मैट में या फिर हमारे मैट को भी आप देखोगे एक ही बात है, आप क्लास किए तो देखिए यहाँ पे हर एक फेज़ का ना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेटजीज़ होता है। तो स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, कॉम्पिटिटर से जीतना है,
ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कस्टमर को जीत के लाना है, तो उसके लिए वो लिखा हुआ था ना कि हम लोग ऐसा बना रहे हैं जो कोई ने नहीं किया हुआ है। फिर क्या करने का है, कुछ डिफरेंशिएट करना है, तो फीचर्स हमने डेवलप किए हैं। फिर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग सेल्स प्रमोशन भी कर ही रहे हैं, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर इंटेंसिव, इसके ऊपर हम लोगों का कोई ऐसा सच एविडेंस नहीं दिया हुआ है। तो आप ये 3-4 पॉइंट को उठा के अगर लिख दोगे ना, तो आपका आंसर का क्वालिटी आ जाएगा। तो जस्टिफिकेशन एक्चुअली क्या है, कितना दूर तक जस्टिफाई करना है ये क्लियर नहीं है, बिकॉज मार्क्स नहीं है। तो हम लोग आंसर जब पढ़ते हैं तो हम लोग को समझ आता है अच्छा इतना दूर तक करना है, बट एक्चुअली आपको बस यही 4 पॉइंट को ठीक से समझाना है। समझ में आया आपको? ओके, तो अब मैं आपको जो आंसर दिखाऊंगा ना, आप देखना उसमें यही 4 पॉइंट तोड़ के लिखा हुआ होगा। आइए, सेकेंड केस में डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन। कौन सा डिसीजन है? 2 डिसीजन हुआ ट्रेडिंग में, एक तो रिफर्बिश होगा या फिर दूसरा था रिसाइकल होगा, और दोनों का डिसीजन बताना है ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ सच फोन। तो रिफर्बिश करने से लाइफ साइकिल थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट का फिर रीलॉन्च हो गया ना, सस्ता वर्जन, प्रोडक्ट सस्ता वर्जन लॉन्च हो गया, ठीक है, रिफर्बिश्ड। और रिसाइकल में क्या होता है, देर इज़ नो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, बट देर इज़ अ सेविंग्स in the cost of the current products or the new products. No extension but beneficial, ठीक है, नो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ बट बेनिफिशियल। और यहाँ पे तो रिफर्बिश में एक्सटेंशन भी और साथ साथ बेनिफिशियल भी है। एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ गया ना, हम लोग फिर से रीलॉन्च कर दिए प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए। ओके, तो अब कैसे इसको सजाना है, यही तो मेन कला है। अल्टीमेटली जो आपका SCMP सब्जेक्ट है उसमें तो क्या सजाना है वही मेन कला है, बट मैंने आपको समझा दिया है। जस्टिफाई में भी आपका, अगर मैं पावर नोट्स बोलूं कि जिससे आपको पूरा ये क्वेश्चन याद रहेगा, वो यही है कि जस्टिफाई में आपको वो कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज आपको बताना है, कॉम्पिटिटर्स मूव, कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज, या कॉम्पिटिटर्स से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटर आपका नहीं कर रहा है, ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको गैदर करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है अपने प्रोडक्ट को, उसके बारे में लिखना चाहिए। तीसरा, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके बारे में लिखना चाहिए, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के बारे में लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट था, अगर आप उसके बारे में लिख पा रहे हैं रेफरेंस दे देकर, तो आपका काम हो गया। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पॉइंट्स क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आंसर कैसे सजाना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो, सेलवेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज इन द मैच्योरिटी स्टेज, क्लियर हो गया। इट हैज बीन एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन द सेल फोन मार्केट, कंपनी has seen rapid sales growth over last 2 years. Sales have been increasing at a slower rate due to increased competition. Therefore, the company has decided to introduce a new product model in the form of XXX21. समझ में आया आपको? तो ये आपका इन जनरल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन इज ओवर, जो आइडेंटिफाई करने बोला था वो ओवर हो गया। आइडेंटिफिकेशन इज ऑलवेज विथ अ रीज़न, ओके, विथ अ रीज़न ऑलवेज। जब वर्ड आइडेंटिफाई बोलता है ना, तो एक रीज़न हम लोग देने का कोशिश करते हैं। और फिर जस्टिफिकेशन जब बोल रहा है तो वो यहाँ से चालू हो रहा है, और वो स्ट्रेटजीज़ को देखकर हम लोग को समझ में आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट लिखा है, ट्राइंग टू विन ओवर कॉम्पिटिटर्स कस्टमर इज़ द स्ट्रेटजी, ये वाला पॉइंट था ना वहाँ पर स्ट्रेटजी में, उसी को यूज़ किया हमने। इंस्टीट्यूट जब आंसर फ्रेम करता है ना, वो अपने पॉइंट से ही फ्रेम कर रहा है। अब
इंस्टीट्यूट का पॉइंट याद नहीं रखोगे तो आप क्या आंसर लिखोगे? The XXX21 model that enables customer to upgrade software of their smartphone enhances its product features, differentiates the company's product with that of the competitors. तो differentiation का भी बात था, second point. With that of its competitors, technology changes at a fast pace. By enabling customers to upgrade their mobile phones, would definitely improve performance. Lower customer complaints due to breakdown of compatibility issues due to older software, improved performance along with longer product life, would definitely enhance customer satisfaction as well as attract newer customers. This add-on benefit is that the execution of this update can be managed from remote locations without the need for in-person assistance. The offer to trade in old cell phones while buying the latest would appeal to price sensitive customers. क्या क्या पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना? तो एक हो गया वही कॉम्पिटिटर्स कस्टमर को आपको जीत के लाना है, कॉम्पिटिटर्स कस्टमर या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल सकते हो आप इसको। सेकंड नंबर आपको अपना डिफरेंशिएशन को लेके बात करना है जिससे प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन हो रहा है और उससे डिफरेंशिएशन से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है। इस साइड हेडिंग ही तो मेन क्रक्स है आपका पढ़ाई का। तीसरा नंबर आपको न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट भी करना है, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, या आप डिफरेंशिएशन के कारण ही बोल सकते हैं कि न्यू कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स। और फिर तीसरा नंबर पॉइंट में आपको बोलना है ट्रेडिंग का जो ऑफर है वो एक ऐसा स्ट्रेटजी है विच इज़ अट्रैक्टिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। It will also evince interest of customer who are looking to dispose their cell phone that would otherwise end up in the landfill. The trade-in offers monetary benefit in the form of discount. The sale promotion offer to trade old phones for a discount in the price of the latest model would definitely help Sellwell to effectively compete with its customer. फिर Sellwell Technologies would have the first mover advantage by implementing both the product enhancing or differentiating feature in the model XXX21 as well as the trade-in options to customers. This shows that the management has a clear plan on how to effectively beat the competition. ठीक है? This indicates that the company is now in the maturity stage. Conclusion आपने ड्रॉ किया। और एक फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिख दिया? फोर्थ पॉइंट लिख दिया हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई आप चाहो तो ऐसा नहीं होता कि फोर्थ में ही लिखना है, इसके बारे में आप अगर यहाँ पे ही लिख दिए ऊपर में ही जब कॉम्पिटिटर्स के बारे में बता रहे थे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये जब हमने पढ़ा ना तो क्या था कि उधर मार्क्स नहीं लिखा हुआ था तो समझ नहीं आया कि इतना बड़ा जाना है, ऐसा लगा कि खाली फर्स्ट पैरा से ही हो जाएगा। ये पक्का पता था कि जस्टिफाई तो करना है आइडेंटिफाई करके, बट ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना डीप में एक्सप्लेन करना है। वो मार्क्स रहता है ना एग्जाम में तो उससे समझ में आ जाता है कि कितना डीप में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। सेकेंड पार्ट में आ जाइए। मैंने बोला तो इम्पैक्ट बताना है आपको रिफर्बिश और रिसाइकल का। तो Sellwell has introduced a sales feature to allow trade-in of older cell phones model in exchange for model XXX21 at a substantial discount. These phones would then be used in two ways, by refurbishing and by recycling. ठीक है, तो पहला प्रोसेस है रिफर्बिश्ड फोन्स के लिए। इट विल, देखो हाईलाइट किया अब इंस्टीट्यूट चला के दिखा दिया आपको कि क्या चीज़ आपको लिखना है एग्जाम में। द ओल्डर सेल फोन मॉडल गेट्स अ न्यू लीज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ आफ्टर द रिक्विजिट रिपेयर्स। This extends its product life cycle. क्या हो रहा है? Extends its product life cycle by a further time frame until there may be no use of the cell phone model at all. Next नंबर बी है रिसाइकल करने से क्या हो रहा है? रिसाइकल करने से इससे क्या मिल रहा है? Alternate source of material procurement for the company at a lower cost. Consistent use of this measure would definitely reduce the cost of production by a certain margin. This
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ सच सेल फोन्स डेड फोन इज नॉट बीइंग एक्सटेंडेड। यहाँ पे लाइफ एक्सटेंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे नया लाइफ ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे नो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे नो एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। However, they would continue to provide value to the company with the help of recycling process. Intangible benefit would also be a positive impact on the environment, a move that would definitely enhance the company's brand image. तो benefits क्या है आपको वो बता देना है। benefits क्या है? lower cost of production, ठीक है, फिर positive impact on environment, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, फिर क्या है ब्रांड इमेज, फिर क्या है ब्रांड इमेज। ओके, न्यू लाइफ के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर बस यही लिखा हुआ है कि न्यू लाइफ बढ़ गया और क्या, until there may be no use of the cell phone model at all। बस न्यू लाइफ है, इतना ही है, मार्केट एक्सटेंड हो गया तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ओके, सो दिस वे थिंग्स आर डन, दिस वे थिंग्स आर डन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस हो गया। आई होप आपको पूरा क्रक्स मिल गया होगा। आप भी साथ साथ ये नोट्स साइड में लिख लें, और मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि ये सब नोट्स का भी एक समरी नोट्स बना लें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब कुछ आता है ना तो इसी से कनेक्ट होके आता है। एग्ज़ाम में एकदम आउट ऑफ बॉक्स कुछ नया बहुत रेयर आता है। आ गया तो एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बाकी सब वैसे ही कनेक्ट होता होता सा आता है। कुछ कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, कुछ कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जो नया क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी 4 में नया क्वेश्चन है 4 नंबर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ये शूज़ वाला। ये क्वेश्चन अभी ICAI अपना नया मैट में डाला था, तो वही वाला क्वेश्चन है, इसमें नया कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन खोजना है तो हमारा एक वीडियो है ICAI मैट एडिशनल क्वेश्चंस बोलकर, उसमें जाके देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो है 4 नंबर, जो नया है आपके लिए, बट रेलेवेंट कॉस्टिंग का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस हो जाएगा, आप ऐसा समझ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट करके फिर टैली करा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप भी सोच पाए कि नहीं सोच पाए। देखिए, फेलिसिटी लिमिटेड इज़ अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। It has received a special project that needs to be executed 3 months from the time it is accepted। 3 महीने का एक प्रोजेक्ट आया है। The management has to communicate its acceptance or rejection of the project within few days। They have approached you, the management accountant, to work out the costing for this project। 3 महीने का प्रोजेक्ट है, कॉस्टिंग आप रेलिवेंट कॉस्टिंग के हिसाब से करेंगे। फाइनेंसिंग पहला पॉइंट है, फाइनेंसिंग कैसे होगा? द कंपनी वुड रिक्वायर अ शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट ऑफ 5 लाख immediately in order to execute the project। Bank charges an interest of 10% per annum on this overdraft। This overdraft facility would be needed for the duration of the project, that is 3 months, and would be repaid in full at the end of the period। So basically आपको ये ओवरड्राफ्ट 3 महीने के लिए चाहिए, तो 3 महीने का आपका ब्याज का खर्चा, एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट रेलिवेंट है। एडिशनल इंटरेस्ट कॉस्ट इज 5 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो ये आ रहा है 12,500। नेक्स्ट, मटेरियल को लेकर फेलिसिटी हैज़ अ स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ 5 लाख kg स्टॉक है, दैट इज़ नॉट ऑफ इमीडिएट यूज़। नॉट ऑफ इमीडिएट यूज़ मतलब नॉन मूविंग है, ठीक है, इन स्टॉक है। ये सब कीवर्ड्स हैं, आपको अपने एनालिसिस में लिखने पड़ रहे हैं, रीजंस में। It can be sold as scrap in the market at 250। Special project requires 3000 kg which can be replaced at current market price of 300। तो बाज़ार से 300 में क्यों लाएंगे जब घर से 250 में दिया जा सकता है। सो नॉन मूविंग चीज़ है, तो बेनिफिट लॉस्ट आप खाली रिकवर कर लेंगे
और वो सस्ता पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू बोलकर, जो आ रहा है 250 इंटू 3000 यानी कि 7.5 लाख। नेक्स्ट लेबर में आते हैं। ऑल स्किल्ड वर्कर्स करेंटली वर्क फुल टाइम इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। करेंटली वर्क फुल टाइम इन देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का मतलब है कि दे आर बिजी इन देयर रेगुलर वर्क। देयर आर नो आइडल आवर्स फॉर दिस स्पेशल प्रोजेक्ट। 5 वर्कर्स वुड बी नीडेड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स। They would totally devote 2000 hours of labor time to this project. The cost of labor per hour is 300. ठीक है, cost of labor per hour is equal to rupees 300. Since their working hours have been diverted to this project, the production in the other departments cannot be met. तो लोग वहाँ का काम छोड़ के यहाँ पे आएंगे तो नुकसान होगा। Hence the company would incur a loss of contribution of rupees 1 lakh for these 2000 hours. So यहाँ से यहाँ तक क्या समझ में आ रहा है? स्किल्ड वर्कर्स के लिए सिंस बिजी है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपका रेलिवेंट कॉस्ट होगा कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितना होगा? वो 2000 इंटू 300 करने से 6 लाख प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ये होगा 1 लाख। दोनों मिला के कितना है? 7 लाख। Alternatively, the company can outsource the labor for this special project at a total cost of 6,25,000. The management will opt for more cost-effective option as the quality of both in-house manufacturing and outsourcing is the same. Cost-effective में जाना है तो alternatively इसके जगह outsource करा लोगे तो cost आपका 625 लगेगा। तो क्वालिटी वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, दोनों में सेम है। जो सस्ता उस पे जाइए तो ऑफ कोर्स आउटसोर्स पे जाएंगे, ये ज़्यादा सस्ता है। Lower of the two, cost effective. Next, overtime payment to inspection supervisor who checks the final product would be 25,000. So overtime है तो ये incremental cost ही हुआ एक तरह से, वो आपको जैसा बोला है वैसा ले लेना है 25,000। ठीक है। Then machine X 2.1 के लिए this project would require the use of an existing machine. डेप्रिसिएशन ऑफ X 2.1 इज़ 40,000 पर एनम। ये एक संक कॉस्ट है या कमिटेड कॉस्ट है, जैसा भी आप रीज़न में लिख दें। कुछ लोग इसको संक के तरह रीड कर दें कि मशीन तो ख़रीदा जा चुका है तो संक हो गया, उसका डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है। कुछ इसको कमिटेड भी तरह से लिख देते हैं, हम लोग देख लेंगे इंस्टीट्यूट क्या लिखा है। द वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ X 2.1 फॉर द 3 month पीरियड वुड बी रुपीज़ 3 लाख। तो इसका मशीन का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा 3 महीने का, तो वो लेना ही है। एट प्रेजेंट X 2.1 इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। बाय डाइवर्टिंग इट एक्सक्लूसिवली फॉर द स्पेशल प्रोजेक्ट वुड कॉस्ट द कंपनी लॉस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज़ 1 लाख फॉर द 3 month पीरियड। सो वही फुल है, सिंस फुल कैपेसिटी पे चल रहा है तो पूरा ऑक्यूपाइड है, काम में लेने के लिए दूसरा काम छोड़ना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो लेना ही है 3 लाख प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट आपको लेना है कि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो रिकवर हो जाए, वो है 1 लाख। टोटल आ रहा है 4 लाख। एडमिन ओवरहेड इंक्लूड अपोर्शन कॉस्ट ऑफ 25,000। अपोर्शन कॉस्ट हमेशा कमिटेड कॉस्ट होते हैं, उसको आप इग्नोर कर दोगे। एंड एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट इनकर्ड स्पेसिफिकली ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपको चला के लेना है, ये स्पेसिफिकली लग रहा है। सो सब मिला के टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है उसको आप देखिए। टोटल रेवेन्यू दैट द कंपनी विल अर्न इज 20 lakhs। सो कमेंट ऑन वेदर द स्पेशल प्रोजेक्ट वुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं फाइनेंशियली वो आपको देखना है। और उसके अलावा गिव अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द स्पेशल प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। एनालिसिस मतलब आपको सारे वर्किंग नोट्स दिखाने हैं कि कौन सा कॉस्ट रेलिवेंट और इरेलीवेंट क्यों है, उसका रीजंस, रेलिवेंट इरेलीवेंट का रीजंस। इवन अगर कोई कॉस्ट नहीं लिए, जैसे एडमिन ओवरहेड नहीं लिए, तो क्यों नहीं लिए वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो 10,000 प्लस 4 लाख प्लस 25,000 प्लस 625 प्लस 7.5 प्लस 12.5 करके 18,22,500 आ रहा है। सो माइनस 20 लाख करके प्रॉफिट आ रहा है 177,500। $177,500 आ रहा है। ठीक है।
सो सिंस देयर इज़ प्रॉफिट प्रपोजल इज़ वायबल, और फिर उसका एनालिसिस आपको दिखाना है। तो आपको सॉल्यूशन में दिखा देते हैं कि कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। वो यही वाला 1822 500 वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए। स्पेशल प्रोजेक्ट कॉस्ट में 1822 500 आ गया, ठीक है। कमेंट में लिख दिया, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सरप्लस आ रहा है। और नोट्स में आपको एक एक आइटम को लेके ये एनालिसिस लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है कि कौन सा कॉस्ट क्यों रेलिवेंट आपको लग रहा है। तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे लगता है अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना तो आपको लिखना अपने आप आएगा ही। एडमिन ओवरहेड के लिए भी 25,000 और वो 10,000, सब के बारे में कौन सा क्यों नहीं ले रहे वो बताना है। डेप्रिसिएशन को देखो यहाँ पे संक कॉस्ट लिखा हुआ है, तो संक की होता है, कभी कभी कहीं कमिटेड भी लिखा हुआ मिल जाए तो उतना परवाह नहीं है इररिलेवेंट ही हटाओ। ओके, सो उसके बाद अब रेलिवेंट कॉस्टिंग के बाद आप देखिए जो बाकी क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आप देखो, ये वाला रिकॉन्सिलेशन का ICAI मैट एडिशनल क्वेश्चंस में मैंने कराया था। अगर आप करना चाहते तो ICAI मैट एडिशनल क्वेश्चंस करके एक हमारा वीडियो है, उसमें जाके आप कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट ने नया मैट में निकाल दिया था क्वेश्चन पहले ही। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, देखो ये पुराना क्वेश्चन RTP का रेलिवेंट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है, तो इसमें मैं माथा एकदम नहीं लगा रहा हूँ। फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का बहुत बार किया हुआ है। फिर ये होटल वाला भी क्वेश्चन CVP का हम लोग का चार्ट वाला किया हुआ, आपको याद होगा। फिर ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का भी सेम क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है। क्वालिटी मैनेजमेंट का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। बैलेंस स्कोर कार्ड का भी ये स्टील वाला क्वेश्चन जो है ये सेम क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के पूछ लिया है, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा रहा है। अच्छा है, मतलब बहुत आसान नहीं है, अच्छा है। अगर आप चाहें तो अगेन वीडियो को पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करके फिर मिलाएं। तो इसमें पहला का आंसर होगा, ड्यूरिंग डैश स्टेज देयर इज स्पेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटर्स एंड फर्म्स आर फोकसिंग ऑन कीपिंग अप विथ कस्टमर्स डिमांड एंड नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर। तो आपको इसमें से चूज करना है कौन सा। देयर इज अ स्पेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटर्स एंड फर्म्स आर फोकसिंग ऑन कीपिंग अप विथ कस्टमर डिमांड एंड नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर। कीपिंग अप विद द कस्टमर डिमांड एंड नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर। तो ऑप्शन में मैच्योरिटी स्टेज और ग्रोथ स्टेज है, तो मैच्योरिटी और ग्रोथ में से दोनों में से एक होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैच्योरिटी और ग्रोथ में से एक होगा, तो कोई नीचे मैच्योरिटी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा हो वो भी हो सकता है। कंफ्यूज होता है, बहुत क्लोज लिखा है, कीप अप विद द कस्टमर डिमांड नॉट लुकिंग इनटू द फ्यूचर, ठीक है। देयर इज अ स्पेस फॉर ऑल, तो बहुत बार इसको पढ़ के लगता है मैच्योरिटी है, ठीक है, बट एक्चुअली इसका आंसर ग्रोथ है। मैच्योरिटी के लिए और एक सूटेबल ज़्यादा दिया हुआ है जो मैच्योरिटी को ही सूट करेगा। फिर बोल रहे व्हेन द बायर हैज़ मोर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देन ही और शी कैन पॉसिबली स्विच प्रोडक्ट्स और इवन परहैप्स बैकवर्ड इंटीग्रेट एंड मेक द प्रोडक्ट देमसेल्व्स। इस केस में देखो यहाँ पे डिक्रीज लिखा हुआ है, सप्लाई किसका पावर वुड डिक्रीज। इस केस में बायर पावर इज इंक्रीजिंग, व्हेन दिस इज हैपनिंग बायर्स पावर इज इंक्रीजिंग, यू कैन से इन दिस केस सप्लायर्स पावर विल डिक्रीज। डिक्रीज वर्ड पे सारा खेल था, अगर आप ये नहीं ध्यान देंगे तो आपको मन करेगा बायर है तो बायर लिख दें। यहाँ पे ऑप्शन में बायर भी है, यहाँ पे सप्लायर भी है। A health insurance firm is moving into the operating fitness center. Health insurance firm अगर फिटनेस सेंटर खोल रहा है तो दोनों का कोरिलेशन नहीं है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी हो गया, डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ डाइवर्सिफिकेशन। लोअर स्विचिंग कॉस्ट मीन दैट, लोअर स्विचिंग कॉस्ट, अब देखो स्विचिंग कॉस्ट लोअर है मतलब इजीली आप एक से दूसरे के पास चल जाते हैं, मीन्स दैट बायर्स विल हैव मोर पावर का बात हो रहा है ना यहाँ पे। दिस मीन्स दैट बायर्स विल हैव मोर पावर। तो डिक्रीज से समझ में आया सप्लायर लिखना है, अगर यहाँ इंक्रीज लिखा होता तो यहाँ पे बायर सेट हो रहा था। फिर मेजर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज यूजुअली कंसिडर्ड एज बैरियर टू एंट्री, अगर आपका ब्रांड बहुत तगड़ा है तो इट्स कंसिडर्ड एज बैरियर टू एंट्री। नेक्स्ट, अ डैश ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट वेस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यदि टॉप पे चल रहा है तो व्हाट इज इट अबाउट, दिस इज अबाउट सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है नेक्स्ट, द डैश इज अ हाई लेवल पोजीशन एंड हेल्प्स कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशंस फंडामेंटल पर्पस।
तो इसके लिए आंसर है मिशन। मिशन आपका कैप्चर करता है ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल पर्पस। A wine producer that uses grapes grown in its own winery is an example of। वाइन प्रोड्यूसर ग्रेप्स अपना ही वाइनरी में उगा लेता है। तो ये कौन सा है? एक तरह से वर्टिकल इंटीग्रेशन है। बेसिकली वर्टिकल इंटीग्रेशन में बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों होता है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, द लाइफ साइकिल स्टेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लोअर ग्रोथ, इंक्रीजिंग बायर पावर, सप्लाई मीटिंग डिमांड एंड अ शिफ्ट टुवर्ड्स एफिशिएंसी। तो ये है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज में स्लोअर ग्रोथ चलता है। तो मैं बोला ना, कई बार होता है ना कन्फ्यूजन होने से, एक बार होल्ड करो, नेक्स्ट मैच किस में ज़्यादा क्लोज हो रहा है उसके हिसाब से डिसीजन हो जाएगा। तो ये मैच्योरिटी को ही सूट कर रहा है, ये स्लोअर ग्रोथ स्टेज में नहीं होता, तो इसलिए ऊपर वाला ग्रोथ स्टेज हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। फिर डैश हेल्प्स मैनेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द अचीवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। इसका आंसर होगा KPIs। KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अचीव सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक गोल्स, टू रिपोर्ट एंड अचीव सच गोल्स। हो गया, ये सेशन में इतना ही था। 11 नंबर तो बहुत आसान था, उसके पहले रेलिवेंट कॉस्टिंग भी बहुत आसान था। ये दोनों क्वेश्चन तो अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी दे दिया जाए तो आप परफेक्ट करते हैं मेरे हिसाब से। जस्ट वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था, उसमें मुझे लगा कि यार वो मैच्योरिटी स्टेज आइडेंटिफाई तो हो जाता है, बट इतना इलेबोरेट करना है ये क्लिक नहीं करता है। तो वो एक अच्छा क्वेश्चन था जो हमें अपना मेमोरी में सजाना है, नॉलेज बैंक में लेना है। तो उसका स्ट्रक्चर समझ के दिमाग में जचा के रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम हैंडल कर पाएगा। ओके, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने इतना समय दिया, पूरा लास्ट तक आप पहुँचे मेरे साथ साथ। आशा करता हूँ आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें, और अगर कुछ भी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय।